नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम वन विचार की एमसीक्यू सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो ख़ास तौर पर सीजीपीएससी और सीजीएसएसबी के नए परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस सीरीज़ में हम इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ विभिन्न पैटर्न पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। विभिन्न पैटर्न के अंतर्गत हम कुल 11 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न को देखेंगे, जैसे कि सामान्य बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, दूसरा कथन कारण पर आधारित प्रश्न हो गया, तीसरा कूट पर आधारित प्रश्न हो गया, चौथा स्तंभ मिलान पर आधारित अर्थात मैच द कॉलम पर आधारित प्रश्न हो गया, पांचवा मिश्रित प्रश्न हो गए, मिक्स्ड क्वेश्चन हो गए, छठवा विषम भिन्न विकल्प पर आधारित प्रश्न हो गया, सातवां तार्किक प्रश्न हो गया, आठवां निर्णय क्षमता पर आधारित अर्थात डिसीजन मेकिंग पर आधारित प्रश्न हो गया, नौवां क्रम व्यवस्था पर आधारित अर्थात ऑर्डर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, 10वां 2 या 3 सही विकल्प पर आधारित प्रश्न हो गया और 11वां सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्न हो गया। एमसीक्यू की इस सीरीज़ को 3 भागों में हम कवर करेंगे, 3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, जिसमें से भाग 1 में अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक के प्रश्न को देखेंगे। भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। भाग 3 में प्रश्न क्रमांक 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। आज की क्लास में हम भाग 1 प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 50 तक के बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके भाग 2 और भाग 3 के लिए बेस का काम करेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वर्ण कि अगर भेद आपसे पूछे तो आपको याद रखना है दोस्तों कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर वर्ण होता है और दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शब्द कहलाती है, ऑप्शन बी ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन सी वर्ण कहलाती है, ऑप्शन डी वाक्य कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण कहलाती है। इसके क्रम को हम देखते हैं कि भाषा आखिरकार भाषा का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो सबसे पहला अगर हम लिखित इकाई देखें तो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। वर्ण से मिलकर अक्षर बनते हैं, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर पद बनते हैं, पद से मिलकर वाक्य बनते हैं और वाक्य से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। जब हम वाक्यों का आदान प्रदान करते हैं तो हम किसका निर्माण होता है? भाषा का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भाषा के निर्माण में जो वर्ण है वो क्या है? सबसे छोटी इकाई है। भाषा के जो निर्माण में अगर हम बात करें तो वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ये याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन सीजी व्यापम, जिसका वर्तमान नाम सीजीएसएसबी हो गया है, के वनोपज डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो चलिए इसको हम देखते हैं।
तो इसके ऑप्शन देखते हैं इस प्रश्न के। ऑप्शन ए क्या है, स्वर वर्णों के मेल को स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी, स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल को स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी, व्यंजन एवं व्यंजन वर्णों के मेल को स्वर कहते हैं। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वर किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण क्या हो, स्वतंत्र रूप से हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसी को स्वर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ व्यंजन वर्ण है। इस क्वेश्चन को भी CGSSB में वन उपज डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 2021 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आ ई। ऑप्शन नंबर बी, का खा चा छा। ऑप्शन नंबर सी, जा झा ऊ हो गया। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क से लेके जो व्यंजन वर्ण है आपको अड़हा तक का जो क्रम है, वो व्यंजनों का जो क्रम है वो याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, मात्रा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अभी हमने पूर्ववर्ती जो प्रश्न है उसमें देखा कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको स्वर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, का किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्वर वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी, अयोगवाह है। या ऑप्शन नंबर डी, मात्रा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा का क्या है, एक व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52। इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं तो उनके नाम को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन हो गया, जो जिनकी संख्या 25 होती है या मानी गई है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो गया, जिसकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन हो गया, जिसकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन हो गया, जिसकी संख्या भी 4 होती है। और द्विगुण व्यंजन हो गया, जिसकी संख्या 2 होती है। और अंतिम में हमारे जो स्वर वर्ण हैं उनको शामिल किया, जिनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या 13 मानी गई है। इस तरीके से हम अगर कुल वर्ण को देखें तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? इन सभी की जो संख्या है जाती है 52। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं वे कहलाते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अयोगवाह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन कहलाते हैं। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है हम इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हम का उच्चारण करते हैं
तो जब हम का उच्चारण करते हैं तो का में हमें किसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो का में हमें जो आ है उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, अर्थात का से हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिख सकते हैं। और जो आ जो है वो क्या है, एक प्रकार का स्वर है। इसीलिए जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात जो स्वर है वो व्यंजन, जो का व्यंजन है यहाँ पर, इनको क्या प्रदान कर रहा है, उच्चारण प्रदान कर रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आहा को व्याकरण में क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी स्वर, ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अम को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी अनुस्वार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुस्वार कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 33। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछे कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको उत्तर लेना है दोस्तों 13। उनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। लेकिन यदि आपसे पूछे मानक हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आपको उत्तर लेना है 11। उस परिस्थिति में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 52। तो यहाँ पर एक शब्द याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मूल व्यंजनों की कुल संख्या के बारे में पूछा गया है। तो उस परिस्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उस परिस्थिति में हम मूल व्यंजन वर्णों की जब गिनती करेंगे तो ये इनकी गिनती का से चालू होगी और हा पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अर्थात स्पर्श व्यंजन से लेके ऊष्म व्यंजन पे मूल व्यंजनों की जो गिनती है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अम और आह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी अयोगवाह कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको संक्षिप्त में हम देखते हैं। देखिए, अयोगवाह दो शब्दों से मिल के बना है, अयोग और वाह। अयोग का अर्थ होता है बिना जुड़े, और वाह का अर्थ होता है साथ चलना। अर्थात ऐसे वर्ण जो बिना जुड़े साथ चले, किसके साथ चलते हैं, तो ये स्वरों के और व्यंजनों के साथ चलते हैं, स्वर और व्यंजनों के साथ चलते हैं और अपने अर्थ का क्या करते हैं, जो अर्थ होता है उनका वहन करते हैं। इसी कारण से ही जो अम है और आह, जिसको हिंदी ग्रामर में अनुस्वार और विसर्ग के नाम से हम जानते हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर के साथ चलते हैं और व्यंजन के साथ चलते हैं। परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि क्या ये स्वर होते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्या ये व्यंजन होते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं। ये न तो स्वर होते हैं
और ना ही ये व्यंजन होते हैं, उसके बाद भी ये अर्थ का वहन करते हैं। इसी कारण से ही इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण एक स्वर है? ऑप्शन देखते हैं। का हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चा हो गया, ऑप्शन सी ई हो गया और ऑप्शन डी ता हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इन सभी विकल्प में अगर हम बात करें तो का जब उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि सुनाई पड़ती, अर्थात ये व्यंजन वर्ण है। चा का जब उच्चारण कर रहे हैं तो भी इसमें आ की ध्वनि सुनाई पड़ रही, तो ये व्यंजन वर्ण है। जबकि ई का जब हम उच्चारण करते हैं तो केवल हमें ई की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में जब ता का उच्चारण करते हैं तो भी हमें आ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो इस परिस्थिति में ई जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ई यहाँ पर क्या है, स्वर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ऊ, ऑप्शन नंबर सी जा, ऑप्शन नंबर डी ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जा। इसके पीछे का कारण क्या है कि जब हम विकल्प को देखते हैं तो आ का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो रहा है, ऊ का उच्चारण भी स्वतंत्र रूप से हो रहा है, जबकि जा का उच्चारण जब हम जा बोल रहे हैं तो जा में हमें आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ रही है। अर्थात ये क्या है, अपने उच्चारण को पूरा करने के लिए आ के ऊपर निर्भर है, या आ इसके उच्चारण को पूरा कर रहा है। अर्थात जा यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। और जबकि ए जो है यहाँ पर क्या है, स्वर है। ये यहाँ पर क्या है, स्वर है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहा है। इस कारण इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंठ। हालांकि मैंने इन सभी वर्णों के बारे में अपने वर्ण विचार की जो पूर्ववर्ती वीडियो है उन पे डिटेल में मैंने चर्चा की है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम उच्चारण स्थान के बारे में यहाँ पर देखते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि का वर्ग किस व्यंजन का भाग है। तो का वर्ग जो है वो स्पर्श व्यंजन का भाग है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। इसमें से पहला वर्ग जिसको हम का वर्ग के नाम से जानते हैं, उसके बाद दूसरा वर्ग जिसको हम चा वर्ग के नाम से जानते हैं, उसके बाद तीसरा वर्ग टा वर्ग के नाम से जानते हैं, उसके बाद चौथा वर्ग ता वर्ग के नाम से जानते हैं और 5वां वर्ग है पा वर्ग के नाम से जानते हैं। अगर इन वर्गों का उच्चारण स्थान के बारे में बात करें तो का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत और पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्धा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी दंत। डी दंत। अगला प्रश्न देखते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी कंठ, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यार अलावा कहलाते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है इसके बारे में हम संक्षेप में देखते हैं। ऐसा वर्ण या व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, जैसे कि या, रा, ला और वा। तो इनके बीच इनका क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच इनका जो उच्चारण है वो हमें देखने को मिलता है। इस कारण से या, रा, ला, वा को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ को अगर देखें तो अंतस्थ दो शब्दों से मिलके बना है। एक है अंतः और अस्त हो गया। अंतः का अर्थ होता है बीच में और अस्त का अर्थ होता है स्थित, अर्थात जो बीच में स्थित है। बीच में जो स्थित है उसी को ही हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो बीच में स्थित होने का अर्थ यहाँ पर स्थान से नहीं है बल्कि किससे है? उच्चारण से है। ये बात याद रखिएगा। तो इनका जो उच्चारण होता है वो किनके बीच होता है? स्वर और व्यंजन के बीच होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शा, 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 हा कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि शा, शा और शा, हा ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहलाते हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुखांग होता है, मुखांग में जैसे कि जीभ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, होष्ठ हो गया, ये सभी भाग आ जाते हैं। तो उनसे क्या हो जाता है? जो हवा जो होती है वो टकराती है, हवा टकराती है और टकराकर सांस में क्या करती है? सांस में गर्माहट पैदा कर देती है या गर्मी पैदा कर देती है। इसी कारण ही इस व्यंजन को क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न अगर देखें तो क्या बना है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जा और या से बना है, ऑप्शन नंबर बी आधा जा और या से बना है, ऑप्शन नंबर सी जा और या से बना है, ऑप्शन नंबर डी आधा जा और या से बना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जा और या से बना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्ञा जो है वो कौन से व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ज्ञा जो है एक संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है?
तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं। वर्ण क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। तो उनसे बनने वाला जो नया वर्ण होता है, नया वर्ण, इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इस नए वर्ण को ही क्या कहा जाता है? तो इस नए वर्ण को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर इनकी संख्या के बारे में बात करें तो इनकी संख्या होती है 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? श्रा हो गया, त्रा हो गया, श्रा हो गया और ज्ञा हो गया। अगर हम श्रा के बारे में बात करें, शा के बारे में, तो यह कौन से व्यंजन से मिलकर बना होता है? तो आधा का और शा से मिलकर बना होता है। अगर त्रा के बारे में बात करें तो त्रा हो जाता है आधा ता और रा से मिलकर बना होता है। और अगर हम श्रा के बारे में बात करें तो ये बना होता है आधा शा और रा से मिलकर बना होता है। और ज्ञा के बारे में अगर बात करें तो ये ज और या से मिलकर बना होता है, या से मिलकर बना होता है। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखें, शा बना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का और शा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर बी आधा का और शलजम शा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर सी का और आधा का और शा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर डी का और चा से मिलकर बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा का और शा से मिलकर बना है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, त्रा बना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ता और रा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर बी आधा ता और रा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर सी आधा ता और री से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर डी ता और त्रा से मिलकर बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा ता और रा से मिलकर बना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रा बना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए शा और रा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर बी आधा शा और रा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर सी सा और रा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर डी शा और री से मिलकर बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन है। यह क्वेश्चन सीजी व्यापम CGSSB मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग भर्ती 2025 में पूछा गया, अर्थात प्रीवियस ईयर में ही इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों। इस प्रश्न को देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ला। यहाँ पर प्रश्न है कि पार्श्विक व्यंजन है, तो सबसे पहले हमें पार्श्विक व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। तो पार्श्विक का अर्थ क्या होता है? किनारा या पिछला भाग। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जो है, हम कहाँ से करते हैं? जिनका उच्चारण जो होता है वो जीभ के जो पिछले भाग हैं, जीभ के पिछले भाग या उसके किनारे से करते हैं। तो ऐसे वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो वो वर्ण कौन से होते हैं? तो वो वर्ण होता है हमारा ला। जो ला है वो क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये एक जीभ, यहाँ पर मैं एक रफ इमेज बना रहा हूँ जीभ का।
तो जीभ का जो निचला जो भाग है, ये नीचे वाला जो भाग है, जब हम ला बोलते हैं तो ये ऊपर की ओर जाता है, मूर्धा की ओर जाता है जीभ, और नीचे वाले जो भाग है यहाँ से, या किनारे वाले जो भाग है वहाँ से क्या होता है, जो ला है उनका उच्चारण होता है। यही कारण है कि ला को क्या कहा जाता है, ला को पार्श्विक व्यंजन, यही कारण है कि ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है या पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी झा, ऑप्शन डी चा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चा। यह प्रश्न सीजी व्यापम सीजीएसबी एसएसबी के हाई कोर्ट ट्रांसलेटर 2025 में पूछा गया है। तो अल्प प्राण ध्वनि क्या होती है, इसको हम देखते हैं संक्षेप में। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा जो है वो क्या हो, बहुत ही कम मात्रा में निकले। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, तो इसी को ही हम अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्णों को शामिल किया गया है? तो अल्प प्राण के अंतर्गत आपको याद रखना है दोस्तों, हर वर्ग के पहले, तीसरे और जो पांचवें वर्ण हैं उनको शामिल किया गया है। अब ये कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है। पहला जो होता है वो हो जाता है का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया और पा हो गया। अगर हम तीसरा वर्ण के बारे में अगर देखें तो हमारा जो तीसरा वर्ण होता है गा हो गया, जा हो जाएगा, डा हो गया, दा हो गया और बा हो गया। उसके बाद पांचवें वर्ण के बारे में देखें तो अंगा हो गया, या हो गया, अणा हो गया, ना हो गया और मा हो गया। तो इन व्यंजन वर्णों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि खा किस प्रकार का व्यंजन है? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण है, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण है, ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ व्यंजन है, या ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खा जो है वो क्या है, महाप्राण है। अब ये महाप्राण क्या होता है, इसको संक्षेप में देखते हैं। महाप्राण क्या होता है, जिसमें मुख से जो हवा है वो अधिक मात्रा में निकलता है। तो अधिक मात्रा में जब हवा निकले तो उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को महाप्राण कहा जाता है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के जो दूसरे और जो चौथे जो वर्ण हैं उनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। दूसरे वर्ण कौन कौन से हैं? तो दूसरा जो वर्ण है जैसे कि खा हो गया, छा हो गया, था हो गया और फा हो गया, तो इनको शामिल किया गया है। अगर हम चौथे वर्ण के बारे में बात करें तो जैसे कि घा हो गया, झा हो गया, ढा हो गया और धा हो गया और भा हो गया, तो इन व्यंजन वर्णों को शामिल किया गया है। तो आप अपनी सुविधा के लिए इसको कोड के फॉर्म में 24 करके याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, 2 होते हैं, ऑप्शन बी 3 होते हैं, ऑप्शन सी 4 होते हैं, या ऑप्शन डी 5 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 2 होते हैं। हालांकि आपको याद रखना है दोस्तों कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर हम स्वर के 3 भेद पढ़ते हैं। कौन कौन से वो 3 भेद होते हैं? पहला जो होता है वो ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है पुलुत स्वर। लेकिन आधुनिक हिंदी में जो तीसरा स्वर है पुलुत स्वर, इनका प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है। यही कारण है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर हम केवल 2 ही स्वर को मानते हैं। ये हुए कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को मानते हैं, जबकि पुलुत स्वर को आधुनिक हिंदी में क्या कर दिया है? प्रचलन से इनको बाहर कर दिया है। तो आपको अगर मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद पूछे तो आपको उत्तर लेना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ ई उ री हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ ई उ ए, ऑप्शन नंबर सी ए ओ औ आ हो गया, और ऑप्शन नंबर डी का खा गा घा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों कि जो ह्रस्व स्वर होता है वो कितने होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। तो ये 4 जो स्वर वर्ण हैं इनको ह्रस्व स्वर के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मूल दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर बी ओ मूल दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर सी ए मूल दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर डी ई मूल दीर्घ स्वर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो अगर इसके पीछे का कारण ये है, मूल दीर्घ स्वर का अर्थ क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनसे मिलकर जो अन्य जो स्वर है, दीर्घ जो स्वर हैं वो बने हैं। मूल दीर्घ स्वर अगर देखें तो कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया। तो ये मूल दीर्घ स्वरों की अगर संख्या आपसे पूछे वो कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ह्रस्व स्वर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्लुत स्वर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त स्वर का किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लुत स्वर को किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, गा है। ऑप्शन देखते हैं। अघोष व्यंजन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सघोष व्यंजन, ऑप्शन सी महाप्राण व्यंजन, या ऑप्शन डी अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सघोष। अब यहाँ पर हम सघोष के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि सघोष क्या होता है। कि सघोष ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो। स्वर तंत्रियों में कंपन होने के कारण ही इन वर्णों को क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, जिसको आप कोड के तौर पर 345 करके याद रख सकते हैं, को शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जो व्यंजन वर्ण हैं उनको शामिल किया गया है। तो अगर हम तीसरे, हर वर्ग के तीसरे वर्ण को देखें तो कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे कि ग या
जा हो गया, डा हो गया, दा हो गया और बा हो गया। तो इन वर्ण को शामिल किया गया है। चौथे अगर वर्ण को देखें तो चौथे में अगर देखा जाए तो घा हो गया, झा हो गया, ढा हो गया, धा हो गया और भा हो गया। उसके बाद अगर पांचवें व्यंजन वर्ण के बारे में अगर देखें, पांचवा जो व्यंजन वर्ण है इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत अंगा हो गया, या हो गया, अणा हो गया, ना हो गया और मा हो गया। तीसरे व्यंजन वर्ण में आपको एक महत्वपूर्ण जो वर्ण है वो याद रखना है दोस्तों कि तीसरे वर्ण के अंतर्गत जो ह है, जो कि एक क्या है, ऊष्म व्यंजन है, जो कि क्या है, एक ऊष्म व्यंजन है। इनको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है तीसरे वर्ण के अंतर्गत। ये बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है का है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सघोष व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी अघोष व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होता है, जिसमें स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता, स्वर तंत्रियों में जिसमें कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता। तो ऐसे व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के जो पहले और दूसरे जो व्यंजन वर्ण हैं उनको शामिल किया गया है। ये कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया क हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया और पा हो गया। तो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन वर्ण को शामिल किया गया है। तो दूसरे व्यंजन वर्ण में कौन कौन से हैं, खा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया, था हो गया और फा हो गया। तो इन व्यंजन वर्णों को शामिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि का जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, तो पहले जो व्यंजन वर्ण है अर्थात अघोष के अंतर्गत आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी कोमल तालु या ऑप्शन डी दंतोष्ठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर व की ध्वनि के उच्चारण से संबंधित कुछ सामान्य तथ्य देखते हैं दोस्तों। होता यह है कि जब हम व का उच्चारण करते हैं, व का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो निचला होंठ है, हमारे मुख का जो निचला होंठ है, निचला होंठ और ऊपरी जो दांत है उनका क्या होता है, आपस में आंशिक स्पर्श होता है, आंशिक स्पर्श होता है। आंशिक स्पर्श का अर्थ क्या है, यहाँ पर आंशिक का अर्थ है पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इस तरह हम क्या करते हैं, तो जब हम व का उच्चारण करते हैं, व का जब उच्चारण करते हैं तो निचला होंठ हमारे मुख का और ऊपरी दांत का क्या होता है, आंशिक स्पर्श होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंतोष्ठ। अर्थात दांत, निचला होंठ और ऊपरी दांत का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचम वर्ण कौन कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण, ऑप्शन नंबर डी अंतस्थ व्यंजन के सभी वर्ण। तो पंचम वर्ण कौन कहलाते हैं, तो पंचम वर्ण जो कहलाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, 5 वर्ग में उनको बांटा गया है स्पर्श व्यंजन को। और इन 5 वर्ग में जो पांचवें जो
प्रत्येक वर्ग के जो पांचवे जो वर्ण होते हैं, जैसे कि पहला वर्ग का का हो गया, दूसरा का चा हो गया, तीसरा का टा, चौथा का था और पांचवा का पा वर्ग हो गया। तो का वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है? अंगा होता है। चा वर्ग का पांचवा वर्ण होता है इया होता है। टा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? तो अणा होता है। ता वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? ना होता है। और पा वर्ग का पांचवा वर्ण मा होता है। तो प्रत्येक वर्ग के जो पांचवे वर्ण हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रत्येक वर्ग के पांचवे वर्ण को ही, इन्हीं को पंचम वर्ण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माँ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन देखते हैं, केवल तालु, केवल कंठ, ओष्ठ और नासिका और केवल दंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओष्ठ और नासिका, ऑप्शन नंबर सी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि जो माँ जो है वो कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में से जो पांचवा जो है पंचम वर्ण है ये, और ये कौन से वर्ग का है? पा वर्ग का वर्ण है। और कौन सा वर्ण है? तो पांचवा वर्ण है ये पा वर्ग का। तो पा वर्ग के पांचवें वर्ण होने के कारण जब हम पांचवें वर्ण का उच्चारण करते हैं, इसके उच्चारण में हम नाक और मुख दोनों का प्रयोग करते हैं। इसी कारण इन वर्णों को क्या कहा जाता है? अनुनासिक भी कहा जाता है। अनुनासिक अर्थात जिसका उच्चारण किससे किससे हो? जिसका उच्चारण नाक से भी हो और मुख से भी हो। तो नाक और मुख दोनों से होने के कारण ही इस वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ और नासिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ना किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी चा वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी ता वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी टा वर्ग का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण और का वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी महाप्राण और पा वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी अल्प प्राण और पा वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी महाप्राण और ता वर्ग का व्यंजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाप्राण और पा वर्ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए ऐ ओ औ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मूल स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी रुद्ध स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब ये संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं इसके बारे में हम शॉर्ट में देखते हैं। अगर हम ए देखें तो ए का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो ए का निर्माण होता है आ और ई के मिलने से ए बनता है। उसके बाद अगर ऐ का अगर निर्माण देखें तो ऐ जो बनता है वो आ और ए के मिलने से बनता है। उसके बाद अगर हम ओ का निर्माण देखें तो ओ का निर्माण कैसे होता है? ओ कैसे बनता है?
तो जब आ का मेल ऊ से होता है तब हमें ओ का निर्माण देखने को मिलता है। औ कैसे बनता है? तो औ का जो निर्माण होता है जब आ का मेल जब ओ से होता है तब हमें औ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ए दो स्वरों के मेल से बना है आ और ई से। ऐ जो है भी दो स्वरों के मेल से बना है आ और ऐ से। ओ जो बना है वो भी दो स्वरों के मेल से बना है आ और ऊ से। और जो बना है वो भी दो स्वरों के मेल से आ और ओ से मिल के बना है। इस तरीके से इन सभी स्वरों को हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो इन सभी स्वरों को हिंदी व्याकरण में संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ई और ऊ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर बी मूल स्वर जिसको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन नंबर डी आगत स्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए चा, ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर सी भा, ऑप्शन नंबर डी शा, नंबर सी भा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से अघोष वर्ण है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चा, ऑप्शन नंबर बी गा, ऑप्शन नंबर सी भा, ऑप्शन नंबर डी जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द किस प्रकार का व्यंजन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अघोष और महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी घोष और अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर सी अघोष और अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर डी घोष और महाप्राण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नंबर बी घोष और अल्पप्राण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ला का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर बी चा, ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर डी पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण है। इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए खा, ऑप्शन नंबर बी छा, ऑप्शन नंबर सी गा, ऑप्शन नंबर डी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। गा क्या है? एक अल्पप्राण व्यंजन वर्ण है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।